हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स पेपर से यूनिट 3 असेसमेंट एट प्री स्कूल एंड स्कूल लेवल्स को कवर करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट एट प्री स्कूल एंड स्कूल लेवल। तो इसमें प्राथमिक और विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन का महत्व क्या है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि असेसमेंट का मतलब होता है बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट को समझना। तो असेसमेंट बस एग्जाम्स, मार्क्स और टेस्ट ही नहीं है, बल्कि असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें टीचर ये ऑब्जर्व करता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना प्रोग्रेस बच्चे में दिख रहा है और उसे किस चीज़ में सपोर्ट चाहिए। तो प्री स्कूल लेवल पर असेसमेंट बच्चे के पूरे डेवलपमेंट को समझने के लिए होता है। इसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज डेवलपमेंट ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और स्कूल लेवल पर असेसमेंट एकेडमिक लर्निंग को मॉनिटर करता है और टीचिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जो असेसमेंट की इम्पोर्टेंस है वो ज़रूरी क्यों है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि उसके समग्र विकास को समझने के लिए। तो छोटे बच्चों का लर्निंग सिर्फ रीडिंग राइटिंग तक लिमिटेड नहीं होता, वो जो है प्ले, एक्टिविटी, एक्सप्लोरेशन और इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। तो असेसमेंट हेल्प करता है बच्चा एक्सपेक्टेड पेस पर डेवलप हो रहा है या नहीं, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन बच्चे से है कि इस पेस पर बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं। उसके अलावा डेवलपमेंट डिलेज या डिफ़िकल्टीज डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा असेसमेंट हेल्प करता है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करने में। तो इससे टीचर हर बच्चे का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है उसे नर्चर कर पाते हैं। उसके बाद देखते हैं इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। असेसमेंट टीचर को फीडबैक देता है अबाउट द क्लासरूम कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो टीचर कंटेंट को सिंप्लीफाई कर सकता है, यानी कि ईजी वे में बच्चों को समझा सकता है और टीचिंग मेथड्स भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सपोर्ट या फिर प्रैक्टिस भी बच्चे को दे सकता है। स्कूल लेवल पर क्विज, ओरल क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो ये सब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे जो है असेसमेंट करने से बच्चे की जो लर्निंग है उसे चाइल्ड सेंटर्ड और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड स्पेशल नीड्स। तो असेसमेंट का एक मेजर रोल है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। तो प्री स्कूल लेवल पर डिटेक्ट किया जा सकता है बच्चे में स्पीच डिले, उसके बिहेवियर इश्यूज, अटेंशन डिफिकल्टीज और इमोशनल चैलेंजेस। उसके अलावा स्कूल लेवल पर डिटेक्ट होते हैं डिसलेक्सिया, जिसे हम रीडिंग डिफिकल्टी बोलते हैं, डिसकैल्कुलिया जिसमें मैथ्स डिफिकल्टी आ जाता है और डिसग्राफिया यानी कि राइटिंग डिफिकल्टी। तो इस तरह की जो डिफिकल्टीज हैं वो स्कूल लेवल पर बच्चे में डिटेक्ट की जाती हैं। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन से टाइम पर इंटरवेंशन और सपोर्ट मिल जाता है। इससे बच्चे जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करने से बच जाते हैं, यानी कि जब टाइम पर इंटरवेंशन हो जाता है तो उसी टाइम से बच्चे को सपोर्ट देना शुरू कर दिया जाता है ताकि बच्चे की उस जो डिफिकल्टी डिटेक्ट हुई है उसे या तो ठीक किया जा सके या फिर उसे बढ़ने से रोका जा सके। इसके बाद हम देखते हैं सपोर्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा को समर्थन देना। तो असेसमेंट ये इंश्योर करता है कि हर बच्चा कुछ न कुछ सीख पाए। गिफ्टेड लर्नर्स और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लर्नर्स इंक्लूडिंग CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो टीचर सभी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम, विजुअल एड्स, पीयर सपोर्ट, मॉडिफाइड टास्क ये सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर पाएं, यानी कि सभी बच्चों के लिए समान अवसर जो हैं उसे सुनिश्चित कर पाएं। तो इससे जो क्लासरूम है वो इंक्लूसिव और फेयर बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गाइडिंग पेडागोजिकल डिसीजंस, यानी कि शिक्षण संबंधी निर्णय लेने में सहायता। तो इसमें हम देखते हैं कि असेसमेंट डेटा हेल्प करता है एक्टिविटी ग्रुप बनाने में, टीचिंग मटेरियल को चूज करने में, इंस्ट्रक्शन स्पीड जो है उसको डिसाइड करने में, उसके अलावा रिमेडियल और इनरिचमेंट एक्टिविटीज को प्लान करने में और टीचिंग मेथड्स को इवेल्युएट करने में। इसका मतलब होता है कि प्लानिंग जो है बच्चों के लिए उसे बेटर बनाया जा सके, जिससे जो बच्चों की लर्निंग है वो भी बेटर हो सके। इसके बाद हम देखते हैं इनहेंसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। तो अगर असेसमेंट स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव हो तो इससे बच्चा अप्रिशिएटेड फील करता है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, वो लर्निंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फीडबैक उनको इम्प्रूवमेंट एरिया समझने में भी हेल्प करता है। तो प्री स्कूल
लेवल पर प्ले बेस्ड असेसमेंट जो है वो एंजाइटी को कम करता है, और स्कूल लेवल पर फॉर्मेटिव असेसमेंट सेल्फ लर्निंग और क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो इसमें असेसमेंट रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। पेरेंट्स को चाइल्ड की प्रोग्रेस समझने में हेल्प मिलती है। टीचर पेरेंट्स को होम सपोर्ट की स्ट्रेटजीज भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को वो अपने घर पर कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, और स्कूल और होम जो है उसमें स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जो है वो बन सकती है। तो ये टीम वर्क चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है, जिसमें टीचर और जो पेरेंट्स हैं वो मिलकर बच्चे के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि शैक्षिक मानकों और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। तो स्कूल लेवल पर जो असेसमेंट होती है उसमें लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए डेटा प्रोवाइड करता है ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे के अंदर क्या और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा एजुकेशनल पॉलिसी के जो गोल्स हैं वो भी अचीव हों, इन सब चीज़ों को भी असेसमेंट जो है वो इंश्योर करता है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो असेसमेंट सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर लर्निंग। तो एक मीनिंगफुल जो असेसमेंट होता है इससे सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंसी बच्चे में डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को भी ये इम्प्रूव करता है। प्री स्कूल लेवल पर ये फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और स्कूल लेवल पर ये बच्चे को फ्यूचर एकेडमिक चैलेंजेस के लिए रेडी करता है कि बच्चे जो एकेडमिक चैलेंजेस आगे फेस करने वाले हैं ताकि वो उनके लिए प्रिपेयर रहें। लास्ट कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि असेसमेंट सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस चाइल्ड फ्रेंडली और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जो कि हेल्प करती है बच्चे को समझने में, टीचिंग को इम्प्रूव करने में, इंक्लूजन को सपोर्ट करने में, पेरेंट्स को टीचर के साथ और बच्चे के साथ इन्वॉल्व करने में, और ये इंश्योर करने में कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल एंड अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट, जिसमें हम विकासात्मक और अनुकूलनात्मक जो व्यवहार मूल्यांकन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये असेसमेंट बताता है कि बच्चा किस स्पीड से डेवलप हो रहा है, और उसकी ग्रोथ उसकी एज के हिसाब से सही है या नहीं, और डेली लाइफ में वह कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है। तो इसका जो यूज़ है वो प्री स्कूल, स्कूल, स्पेशल एजुकेशन और क्लिनिकल सेटिंग्स में किया जाता है, ताकि बच्चे को सही सपोर्ट और इंटरवेंशन जो है वो दिया जा सके। अब सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल असेसमेंट। विकासात्मक मूल्यांकन का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या होता है? तो इसका मतलब है बच्चे के ग्रोथ और प्रोग्रेस को एज स्पेसिफिक माइलस्टोन्स के कंपैरिजन में चेक करना। तो ये अलग अलग डेवलपमेंटल एरियाज को एक्सेस करता है, जैसे कि मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प स्किल। जैसे ये मोटर स्किल्स में आ जाती हैं चलना, अपने हाथों से चीज़ें पकड़ना, कॉग्निटिव स्किल्स में थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज में बोलना या किसी की बातों को सुनना, समझना, सोशल इमोशनल में दोस्तों से उसका बिहेवियर कैसा है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसा है, और सेल्फ हेल्प स्किल में खुद से खाना खाना, खुद से कपड़े पहनना, वॉशरूम यूज़ करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये असेसमेंट ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, पेरेंट्स इंटरव्यू और स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंटल जो टेस्ट है उनके थ्रू किया जाता है। अब जो डेवलपमेंटल असेसमेंट की इम्पोर्टेंस है उनको देख लेते हैं। तो डेवलपमेंटल असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? इसमें सबसे पहले आता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिलेज, यानी कि जो जैसे कि स्पीच डिले, मोटर डिले, कॉग्निटिव डिले, ये जो होते हैं इन सब के बारे में पता चलता है। अर्ली इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है। इससे सही समय पर बच्चे को जब सपोर्ट मिल जाता है इंटरवेंशन करने के बाद, तो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती है। उसके अलावा टीचर्स को एक्टिविटीज़ प्लान करने में हेल्प करता है कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से टीचिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाई जा सकें। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस और सपोर्ट देने के बाद बच्चा कैसे इम्प्रूव कर रहा है, या इम्प्रूव कर भी रहा है या नहीं, तो ये भी इस चीज़ से पता चलता है। हेल्प्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो जिन बच्चों को एडिशनल सपोर्ट चाहिए उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि बच्चा डेली लाइफ की डिमांड्स को इंडिपेंडेंट तरीके से कितनी अच्छी तरह से संभाल पाता
जाता है, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करता है। तो इसमें जो 3 स्किल्स हैं उनको कवर किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, इसमें बच्चे की कम्युनिकेशन, लिटरेसी, न्यूमरेसी, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सब आ जाते हैं। सोशल स्किल्स में इंटरपर्सनल रिलेशंस, रूल्स को फॉलो करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बच्चा निभा रहा है, सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है, ये सब देखते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स में अपना जो खुद का काम है वो करना, जैसे कि खाना खाना, कपड़े पहनना और अपने सामान की देखभाल करना, सेफ्टी और घर के छोटे-मोटे काम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट। अब अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में। तो इससे क्या होता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईक्यू टेस्ट के थ्रू डायग्नोज की जाती हैं। बच्चे की रियल लाइफ फंक्शनिंग समझने में, यानी कि बच्चा घर पर, स्कूल पर, कम्युनिटी में कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा आईईपी प्लान करने में, बच्चों के गोल सेलेक्ट करने में, और ताकि जो बच्चों को अलग-अलग चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा सके। उसके अलावा सपोर्ट्स लाइफ स्किल ट्रेनिंग, इसमें बच्चे को इंडिपेंडेंस के लिए किन स्किल्स की ज़रूरत है उसका पता चलता है कि कौन सी स्किल्स की बच्चे को नीड है। उसके अलावा पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सेफ्टी, सोशल मैनर्स और सेल्फ हेल्प जो है स्किल्स हैं, उसमें भी इससे जो इम्प्रूवमेंट है वो किया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं डेवलपमेंटल और अडेप्टिव जो बिहेवियर जो अडेप्टिव असेसमेंट्स हैं, उसमें कौन-कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो डेवलपमेंटल असेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, एजेस एंड स्टेज क्वेश्चनायर, बेले स्केल्स, डेवलपमेंटल प्रोफाइल, ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट। इसके अलावा अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, वाइनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल, अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट सिस्टम, फंक्शनल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और टीचर पेरेंट रेटिंग स्किल। तो ये सब टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोल्स ऑफ टीचर। तो टीचर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बच्चों को डेली ऑब्जर्व करते हैं। जो टीचर हैं वो हेल्प करते हैं बच्चे के क्लासरूम और प्ले टाइम को ऑब्जर्व करने में। उसके अलावा जो डेवलपमेंटल डिलेज के रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि स्पीच डिले, हाइपर एक्टिविटी और सोशल विड्रॉ को आइडेंटिफाई करने में। उसके अलावा बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको रिकॉर्ड करने में, पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने में, स्पेशल एजुकेटर व साइकोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने में और आईईपी प्लान करने में जो टीचर हैं वो हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंटल और अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट जो है उसके स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियल स्क्रीनिंग, उसके बाद आता है कलेक्टिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फिर आता है ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग, यानी कि क्लासरूम में और प्ले टाइम में बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और चेकलिस्ट आ जाती हैं। इसके बाद देखते हैं पेरेंट्स का इंटरव्यू, उसके बाद रिजल्ट्स को की इंटरप्रिटेशन होती है, फिर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद जो इंटरवेंशन और सपोर्ट प्लान है वो बनाया जाता है, वो क्रिएट किया जाता है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो असेसमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन को स्ट्रेंथन करता है। ये सभी बच्चों के लिए सुटेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, लर्निंग और बिहेवियर जो डिफिकल्टीज हैं उनको कम करता है, इक्वल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है और टीचर को भी ये हेल्प करता है ताकि बच्चे की जो स्ट्रेंथ और नीड्स है उनका पता चल सके। अब कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि असेसमेंट सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस और सपोर्ट प्रोसेस है जो कि बच्चे की ग्रोथ, इंडिपेंडेंस और फ्यूचर लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मीनिंगफुल असेसमेंट हमें ये समझने में हेल्प कर रहा है कि बच्चा कहाँ पर अच्छा कर रहा है, बच्चे को कहाँ हेल्प की ज़रूरत है और इंटरवेंशन और टीचिंग प्लान जो है वो कैसे करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट टूल्स एट प्री स्कूल लेवल। इसमें हम जो असेसमेंट टूल्स हैं जो प्री स्कूल लेवल पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि उपनयन, आरंभ, पोर्टेज और एमडीपीएस, एफएसीपी, इन सब को देखेंगे। तो प्री स्कूल लेवल पर असेसमेंट का मेन पर्पस होता है बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, बच्चे की स्ट्रेंथ, डिफिकल्टी और स्कूल रीडीनेस को पहचानना ताकि सही समय पर इंटरवेंशन और सपोर्ट दिया जा सके। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है उपनयन, अर्ली चाइल्डहुड स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट टूल। तो उपनयन एक स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है जिसे मधुरम नारायणन सेंटर चेन्नई में डेवलप किया गया है। इसका यूज डेवलपमेंटल डिले या मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों के लिए किया जाता है। ये प्रोग्राम 2 एज ग्रुप के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट है 0 to 2 ईयर्स के लिए और दूसरा है 0 to 6 ईयर्स के लिए। तो 0 to 2 ईयर्स जो प्रोग्राम है उसमें 5 एरियाज को कवर किया जाता है, जिसमें आ जाती हैं मोटर स्किल, सेल्फ हेल्प स्किल, लैंग्वेज, कॉग्निशन और सोशलाइजेशन। इस हर एरिया के अंडर बच्चे की जो 50 स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि मोटर स्किल्स में बच्चे की 50 चीज़ों को चेक किया जाता है, सेल्फ हेल्प में 50
चीज़ों को चेक किया जाता है, तो ऐसे ही 50-50 स्किल्स को चेक किया जाता है। जो बच्चों के रोज़ाना एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि चलना, पकड़ना, ताली बजाना, फूँक मारना, दूसरों से दोस्ती करना, बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो दूसरा जो है वो 2 टू 6 इयर्स के लिए है। इसमें जो स्किल्स हैं वो एक्सपेंड होकर 12 एरियाज़ तक पहुँच जाती हैं। जैसे कि 0 टू 2 इयर्स में हमने 5 एरिया को कवर किया, मोटर, सेल्फ हेल्प, लेकिन इसमें जो है वो और एलेबोरेट हो जाती हैं, जैसे कि ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, मील टाइम, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, सोशलाइजेशन, रीडिंग, राइटिंग, नंबर वर्क, ये सब उसमें आ जाती हैं। अब देखते हैं हाउ इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि इसे कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो टीचर ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान। उसके अलावा वर्कशीट, टास्क, पिक्चर कार्ड और प्ले बेस्ड जो आइटम्स हैं उनका यूज़ किया जाता है बच्चे को एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके अलावा पेरेंट्स से भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाती है। उसके बाद हम आरंभ जो है डेवलपमेंटल रेडीनेस टूल की बात करें, तो इसका जो यूज़ है वो आंगनवाड़ी, ईसीसी सेंटर और प्री स्कूल्स में किया जाता है। ये प्रोग्राम एनआईएमएच में राव एंड नारायण के द्वारा 2002 में यूनिसेफ के सपोर्ट से डेवलप किया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो है प्री स्कूल लेवल पर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना, हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए अडेप्टेड करिकुलम और एक्टिविटी गाइडलाइंस देना, 3 साल से 6 साल के बच्चों को स्कूल एंट्री से पहले स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करना। इस पैकेज में करिकुलम कैलेंडर, टीचर मैनुअल, पॉलिसी मेकर बुकलेट्स और 225 जो एक्टिविटी कार्ड्स हैं इसमें आ जाते हैं। तो एक्टिविटी कार्ड में कन्वर्सेशन, गेम, सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि बच्चा स्किल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रेडी हो जाए। अब पोर्टेज यानी कि पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन की बात करें, तो पोर्टेज प्रोजेक्ट 1969 में डेविड एल शेरर ने स्टार्ट किया था। इसका मेन फोकस होम बेस्ड ट्रेनिंग पर है, यानी कि पेरेंट्स को बच्चे के पहले टीचर की तरह ट्रेन किया जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो अपने घर से ही सीखता है। उसके बाद इंडिया में इसे तेहल कोहली ने 1987 में यूनिसेफ के सपोर्ट से अडेप्ट किया। इसके मेन कंपोनेंट्स है, सबसे पहले आता है पोर्टेज चेकलिस्ट, जो कि होती है बर्थ टू 6 इयर्स के बच्चों के लिए। ये इंडियन वर्जन्स है जिसमें 575 जो स्किल्स हैं बच्चों की वो चेक की जाती हैं। इसके बाद करिकुलम कार्ड्स आते हैं, स्किल का बिहेवियरल जो डिस्क्रिप्शन है, टीचिंग आइडियाज़ जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, फिर एक्टिविटी चार्ट इसमें आते हैं, और उसके अलावा पेरेंट्स फीडबैक प्रोग्राम का जो आयोजन है वो भी इसमें किया जाता है। तो पोर्टेज काफ़ी यूजफुल है क्योंकि ये फैमिली गाइडेड मॉडल को फॉलो करता है और घर के एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे को सीखने पर जोर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं एमडीपीएस की, यानी कि मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम की। तो इसे पहले मद्रास स्केल के नाम से जाना जाता था और 1968 में जयचंद्रन एंड विमला ने इसे डेवलप किया और 1975 में इसका नाम एमडीपीएस यानी कि मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है वो रखा गया। तो एमडीपीएस में 18 डेवलपमेंटल डोमेन्स होते हैं और हर डोमेन्स में 20 स्किल्स होती हैं, यानी कि टोटल स्किल्स चेक की जाती हैं किसी भी बच्चे की 360। तो इस डोमेन में आ जाती हैं ग्रोस मोटर, जैसे कि ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, मील टाइम, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ये सब डोमेन्स होते हैं। इन सभी के अंदर 20 स्किल्स होती हैं और इनका जो स्कोरिंग सिस्टम होता है वो ए और बी होता है, यानी कि अगर बच्चा किसी काम को कर लेता है तो उस पर हम ए मार्क करते हैं और अगर नहीं करता है तो उस पर हम बी मार्क करते हैं। एमडीपीएस प्री स्कूल के साथ साथ प्राइमरी लेवल तक स्किल डेवलपमेंट को मॉनिटर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम देखते हैं एफएसीपी, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। तो एफएसीपी एक फंक्शनल एंड स्किल बेस्ड असेसमेंट टूल है जो स्पेशली डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। ये टूल एनआईएमएच के द्वारा डेवलप किया गया है और जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट वर्जन जो है इस टूल के वो अवेलेबल हैं, जैसे कि 3 to 6 ईयर के लिए प्री प्राइमरी जो एफएसीपी टूल है वो यूज़ किया जाता है, 7 to 10 ईयर्स के लिए प्राइमरी फर्स्ट टूल यूज़ किया जाता है, 9 to 14 के लिए प्राइमरी सेकेंड और 11 to 14 के लिए सेकेंडरी और 15 to 18 ईयर्स के लिए प्री वोकेशनल 1 या फिर प्री वोकेशनल सेकेंड जो टूल है वो एफएसीपी का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा प्रोफाउंड डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए केयर ग्रुप का जो एफएसीपी टूल है वो यूज़ किया जाता है। इन सभी में पर्सनल, सोशल, एकेडमिक,
मैथमेटिक्स, ऑक्यूपेशनल, रिक्रिएशनल जो डोमेन्स हैं वो आते हैं। अब जो इसका स्कोरिंग फॉर्मेट है वो दिया गया है, प्लस साइन यूज़ किया जाता है अगर बच्चा उस काम को कर लेता है, सी किया जाता है ओकेशनल क्यूज़ के लिए, एनए नॉट एप्लीकेबल, एनी नो एक्सपोज़र, पीपी हम लगाएँगे जब बच्चे को हम फिज़िकल प्रॉम्प्ट देकर कुछ काम करवाते हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट से अगर कुछ काम करवाते हैं तो वीपी लगाएँगे, जेस्चरल प्रॉम्प्ट के लिए जीपी और मॉडलिंग के लिए एम, और माइनस का साइन हम यूज़ करते हैं अगर वो बच्चा उस काम को नहीं करता है। तो एफएसीपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंटरवेंशन प्लानिंग, आईईपी और स्किल ट्रेनिंग को काफ़ी ईज़िली ये गाइड करता है। तो इन सभी टूल्स का मेन पर्पज़ है बच्चे के डेवलपमेंटल लेवल को समझना, उनकी स्ट्रेंथ और डिफ़िकल्टीज़ को पहचानना, सही समय पर इंटरवेंशन देना, बच्चे की स्कूल रेडीनेस को सपोर्ट करना, बढ़ाना और इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट टूल एट स्कूल एजेस, जिसमें हम एमडीपीएस, बेसिक एमआर, ग्लैड, सपोर्ट इंटेंसिटी स्किल यानी कि एसआईएस को देखेंगे। तो एमडीपीएस मद्रास डेवलपमेंटल एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम सेम है जो कि हम अभी कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेसिक एमआर। इसमें बिहेवियरल असेसमेंट स्किल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, ये डेवलप किया गया था एनआईएमएच सिकंदराबाद में, और जो इसका यूज़ है वो किया जाता है बच्चे के बिहेवियर को एसेस करने के लिए। उसके अलावा इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में 280 आइटम्स होते हैं जो बच्चे की जो करंट लेवल है स्किल्स का उनको एसेस करने में हेल्प करते हैं, यानी कि बच्चे की जो मोटर स्किल्स हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, लैंग्वेज है, रीडिंग, राइटिंग, नंबर टाइम, डोमेस्टिक, सोशल और प्री वोकेशनल, मनी, ये सब जो फंक्शनल एरियाज हैं वो सब इसमें चेक किए जाते हैं। उसके अलावा जो इसकी स्कोरिंग है वो 6 लेवल पर की जाती है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें कि अगर बच्चा इंडिपेंडेंट है तो उसे 5 स्कोर हम देते हैं, अगर क्लू से कुछ काम करता है तो 4 देते हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं तो 3 स्कोर देते हैं, फिजिकल प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं तो 2 स्कोर करते हैं उसको, अगर बच्चा टोटली डिपेंडेंट है तो उसे 1 स्कोर करते हैं, अगर बच्चा डिपेंडेंसी के बाद भी उस काम को करने में अनेबल है तो 0 स्कोर दिया जाता है। सेकंड पार्ट जो होता है उसमें 75 आइटम्स को चेक किया जाता है, जिसमें कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो देखा जाता है। इसमें टोटली बच्चे की जो बिहेवियर्स हैं, बच्चे का टेम्पर इशू, बच्चे की मिसबिहेवियर, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। अब इस टेबल में हमें पार्ट ए में जो स्किल बच्चे की चेक की जाती हैं वो दिए गए हैं, और पार्ट बी में जो बच्चे की बिहेवियर से जो रिलेटेड स्किल्स हैं वो दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो है पार्ट बी में वो चेक की जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्लैड गाइडलाइंस फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर डिसेबल्ड। तो इसे डेवलप किया था डॉक्टर जयंती नारायण ने 1997 एनआईएमएच सिकंदराबाद में, और इसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि 1st से 4th क्लास तक के बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को जांचने के लिए किया जाता है। इसका मेन पर्पस है लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चों का फंक्शनल ग्रेड लेवल पता करना कि कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं, ताकि बच्चे का एकेडमिक इंटरवेंशन प्लान जो है वो रेडी किया जा सके। तो ग्लैड में 2 फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट 1 जिसमें कि क्लास 1st to 4th के लिए वर्कशीट आती हैं, इसमें इस वर्कशीट में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो आते हैं। इसमें वर्बल और रिटन टास्क दोनों होते हैं, जिनसे बच्चों का एक्चुअल लर्निंग लेवल जो है वो पता चलता है, चाहे वो किसी भी क्लास में एनरोल्ड हो। सेकंड फॉर्मेट में टीचर ऑब्जर्वेशन शीट होती हैं, इसमें पर्सनल डिटेल, सेंसरी मोटर स्किल ऑब्जर्वेशन, पॉसिबल एरर एनालिसिस, ये सब किया जाता है। तो पर्सनल डिटेल्स में बच्चे का नाम, उसकी एज, फैमिली हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री, ये सब चेक किया जाता है। और सेकंड सेक्शन में बच्चे की सेंसरी मोटर स्किल ऑब्जर्व की जाती है, जो कि मेडिकल रेफरल के लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं। सेक्शन थर्ड में पॉसिबल एरर एनालिसिस किए जाते हैं, इसमें देखा जाता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चा पीछे रह रहा है और किस चीज़ की बच्चे को यहाँ पर नीड है। उसके अलावा लास्ट में एक समरी शीट रेडी की जाती है, जिसमें कि बच्चे की जो भी स्ट्रेंथ है, बच्चे की वीकनेस है, उन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो ग्लैड है उसमें 3 एकेडमिक्स एरियाज जो है उन्हें असेस किया जाता है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। रीडिंग में बच्चे की जो हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज है, लेटर आइडेंटिफिकेशन है, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है, ये देखा जाता है। राइटिंग में बच्चा लेटर्स को, वर्ड्स को कैसे कॉपी कर रहा है, अपना नाम कैसे लिख रहा है, ये सब देखा जाता है, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है। और अर्थमेटिक में नंबर को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, काउंटिंग और बेसिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, ये सब बच्चा कर पाता है या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इससे चेक की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट इंटेंसिटी स्किल यानी कि एसआईएस की। तो एसआईएस
SIS यानी कि सपोर्ट इंटेंसिटी स्केल एक साइंटिफिक टूल है जो मेजर करता है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे को व्यक्ति को नॉर्मल और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए कितने प्रैक्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। SIS फोकस करता है बच्चे के सपोर्ट पर, यानी कि उसको कितने सपोर्ट की ज़रूरत है। वो किसी भी व्यक्ति की कमियों पर फोकस नहीं करता है। उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ SIS। तो इसके मेन 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है मैनुअल और सेकंड है प्री प्रिंटेड फॉर्म्स। तो मैनुअल में देखा जाता है कि असेसमेंट कैसे किया जाए, इस चीज़ को डायरेक्शन देता है। और प्री प्रिंटेड फॉर्म्स में देखा जाता है कि बच्चे को कितनी सहायता की ज़रूरत है, कितने सपोर्ट की ज़रूरत है और किस एरिया में उसे नीड चाहिए, जैसे कि मेडिकल एरिया में, बिहेवियरल एरिया में या फिर डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद है सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम में आ जाते हैं हेल्पर्स, केयर गिवर्स और टीचर्स। और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मनी या फिर असिस्टिव डिवाइस की और एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो SIS में जो एरियाज मेजर किए जाते हैं, सबसे पहले आता है होम लिविंग, कम्युनिटी लिविंग, लॉन्ग लाइफ लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, सोशल इंटरेक्शन, प्रोटेक्शन एंड एडवोकेसी। इन सभी जो एरियाज़ को मेजर करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा SIS ऑल्सो एसेस 15 एक्सेप्शनल मेडिकल नीड्स और 13 बिहेवियरल सपोर्ट नीड्स। तो और इसका मतलब होता है अगर मेडिकल या बिहेवियर इश्यूज अगर ज़्यादा हैं तो सपोर्ट रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि SIS को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसके अलावा इंटरव्यू में शामिल होते हैं वो व्यक्ति जिसका असेसमेंट हो रहा है और कम से कम 2 लोग जो उसे अच्छी तरह से जानते हैं, उसके पेरेंट्स, केयर गिवर्स या फिर टीचर्स जो है वो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा हम अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो SIS बताता है कि किसी व्यक्ति को कितनी बार, कितने समय तक और किस टाइप के सपोर्ट की नीड है। और ये हाई और लो सपोर्ट इंटेंसिटी एरियाज को ग्राफ भी देता है। इसके अलावा 15 मेडिकल और 17 बिहेवियरल जो कंडीशंस हैं उनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। और जो परसेंटाइल रैंक्स के बेस्ड पर नेशनल डेटा क्रिएट करता है, डेटा प्रोवाइड करता है और IEP और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन प्लानिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करते हैं इसमें। तो हमने देखा कि MDPS जो है वो डेवलपमेंटल प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिक MR में बच्चे की स्किल्स और बिहेवियर को असेस किया जाता है। क्लैड में एकेडमिक लर्निंग की असेसमेंट होती है स्लो लर्नर्स के लिए। और जो SIS है उसमें देखा जाता है कि इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए किसी इंडिविजुअल को किस सपोर्ट की नीड है। तो इस यूनिट के लास्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट है। लेकिन सिर्फ असेसमेंट करना काफ़ी नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है तो बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करने में टीचर को हेल्प मिलती है, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है और इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे को किस लेवल पर किस चीज़ की यानी कि किस सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है स्टूडेंट की असेसमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना। तो इसके पर्पज़ की बात करें तो ये टीचर को हेल्प करता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस का रिकॉर्ड मेंटेन करने में, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने में, पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने में और जो टीचिंग जो प्लान्स हैं वो बनाने में, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को प्लान करने में। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, जिसमें कि शॉर्ट नोट्स बेस्ड जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है वो होती हैं। चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल में स्किल, बिहेवियर और कॉम्पिटेंसीज को चेक किया जाता है। पोर्टफोलियो में बच्चे का जो वर्क है उसका कलेक्शन होता है। रूब्रिक्स में एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है जिससे कि टास्क को इवेलुएट किया जाता है। असेसमेंट शीट में वर्कशीट, टेस्ट, क्विज, एक्टिविटी बेस्ड रिकॉर्ड्स ये सब आ जाते हैं। और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो सैंपल्स ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन हमेशा क्लियर, फैक्चुअल, सिस्टमैटिक और कॉन्फिडेंशियल होता है और ये व्याख्या करने में भी इससे व्याख्या करने में आसानी होती है, यानी कि ये इजी टू इंटरप्रेट होता है फॉर टीचिंग डिसीजंस के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स की। तो
इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है असेसमेंट के डेटा को समझना और एनालाइज करना। इसके कुछ स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें डेटा कलेक्ट करना, जो डेटा है वो टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को लर्निंग आउटकम्स से कंपेयर किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाई पैटर्न्स यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इसमें आइडेंटिफाई की जाती हैं। इसके बाद है डायग्नोसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, इससे जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है, डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं, उनका पता चलता है। और इसके बाद टीचर डिसाइड करता है कि आगे क्या टीचिंग प्लान रेडी करना होगा बच्चे के लिए। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, मोटर स्किल और लर्निंग स्टाइल, इन सब एरियाज को कवर करता है। इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि ये टीचर को हेल्प करता है डाइवर्स लर्नर की नीड को समझने में। उसके अलावा ये टीचर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरह की प्लानिंग बच्चे के लिए की जानी चाहिए। उसके अलावा पेरेंट्स को बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में गाइड करता है कि उनका बच्चा कहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है। उसके अलावा ये सपोर्ट करता है इंडिविजुअलाइज्ड और इंक्लूसिव एजुकेशन को। अब इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट के असेसमेंट का रिजल्ट समझने लायक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें उसमें लिखी जाती हैं ताकि उस रिपोर्ट को देखकर इजीली बच्चे की असेसमेंट को समझा जा सके। अब रिपोर्ट के जो कुछ पर्पस होते हैं उसकी बात करें तो इससे बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो क्लियरली दिखाई देती है, उसे समझना ईजी हो जाता है। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स होती है बच्चे की स्ट्रेंथ, नीड्स और किस सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसे हाईलाइट करता है। स्कूल और पेरेंट्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है और आईईपी प्लान करने में भी हेल्प करता है। अब एक गुड असेसमेंट रिपोर्ट्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती हैं स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा असेसमेंट टूल्स एंड मेथड्स जो यूज़ किए गए हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस की समरी इसमें आ जाती है। फिर बच्चे का बिहेवियर और सोशल डेवलपमेंट इसमें आ जाता है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और चैलेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं। और उसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स आ जाते हैं। फिर जो रिकमेंडेशन फॉर टीचिंग एंड रिसोर्स सपोर्ट इसमें आ जाता है और लास्ट में आता है प्लान। ये जो प्लान है वो टीचर, केयर गिवर्स, साइकोलॉजिस्ट, इन सब की हेल्प से बनाया जा सकता है। अब एक इफेक्टिव रिपोर्ट की क्वालिटीज़ की बात करें तो रिपोर्ट काफ़ी सिंपल, क्लियर और नॉन टेक्निकल होनी चाहिए। स्ट्रेंथ बेस्ड होनी चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि अगर हमने रिपोर्ट में कुछ लिखा है तो उसका कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर होना चाहिए। अब हम इम्प्लीकेशन ऑफ क्लास लेवल असेसमेंट की बात करें तो इसमें आता है कि क्लास लेवल असेसमेंट का मेन पर्पस होता है हर स्टूडेंट की लर्निंग को सपोर्ट करना, चाहे स्टूडेंट नॉर्मल हो या स्पेशल नीड वाला हो। तो ये टीचर को हेल्प करता है क्लासरूम प्लानिंग करने में। जो टीचर है वो मॉडिफाई कर सकता है अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, अपनी स्पीड को और अपने कंटेंट को, ताकि जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उन सबको ईजीली समझने में हेल्प हो। और इसके अलावा ये हेल्प करता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को पहचानने में। तो असेसमेंट से टीचर ये डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को किस प्रकार का सपोर्ट चाहिए, उसे रिमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है या फिर लर्निंग एडेप्टेशंस की। इसके बाद ये एनहेंस करता है पार्टिसिपेशन को और कॉन्फिडेंस को। तो इससे क्या है कि बच्चों में प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जब बच्चे एक्टिवली ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। अब हम बात करते हैं क्लास लेवल असेसमेंट एंड इट्स रिलेशन टू इंक्लूजन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर करता है कि क्लास में सभी बच्चे, कोई स्पेशल हो या नॉर्मल बच्चा हो, एक साथ मिलकर पढ़ें। तो सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ असेसमेंट इन इंक्लूजन। इंक्लूजन में असेसमेंट का जो रोल है वो क्या होता है, तो ये आइडेंटिफाई करता है CWSN को, मतलब जो CWSN है उसकी नीड्स क्या है उनको आइडेंटिफाई करता है, IEP डेवलप करने में हेल्प करता है, अर्ली इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है और बैरियर फ्री लर्निंग को एनेबल करता है। उसके अलावा हेल्प्स इन करिकुलम एडेप्टेशन। तो इससे जो असेसमेंट डेटा है वो ये मॉडिफाई करने में हेल्प करता है कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज कैसी होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, क्लासरूम टास्क, असेसमेंट मेथड्स, ये सब कैसे होनी चाहिए। उसके अलावा ये इक्विटी को इंश्योर करता है, यानी कि समानता को सुनिश्चित
करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर बच्चे की जो इवैल्यूएशन हो वो फ्लेक्सिबल हो और चाइल्ड फ्रेंडली हो। इसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्स सपोर्ट इन इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो रिसोर्स होता है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम रिसोर्स सपोर्ट के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। इसमें आ जाते हैं स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, थेरेपिस्ट और रिसोर्स टीचर। फिर मटेरियल रिसोर्स की बात करें तो असिस्टिव डिवाइस जैसे कि ब्रेल किट, हियरिंग एड्स, रैम्प्स और जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मॉडिफाइड टेक्स्ट बुक, विजुअल एड्स और टेक्टाइल मटेरियल्स इसमें आ जाते हैं। करिकुलम रिसोर्स में अडेप्टेड करिकुलम, आईईपी प्लान, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं लिंक बिटवीन असेसमेंट एंड रिसोर्स सपोर्ट की। इसमें हम देखेंगे कि रिसोर्स सपोर्ट और जो असेसमेंट है इन दोनों के बीच में लिंक क्या है। तो सबसे पहले असेसमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि बच्चे को किस लेवल के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्स हैं, टीचर के पास अगर प्रॉपर रिसोर्स हैं तो उन्हीं रिसोर्स की हेल्प से टीचर बच्चे के जो इंटरवेंशन प्लान है वो बनाते हैं। और इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के बाद अगर रेगुलर रिव्यू किया जाता है तो वो इंश्योर करता है कि जो लर्नर विद डिसेबिलिटी हैं उनमें प्रोग्रेस भी हो। इसके बाद हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि असेसमेंट सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग टीचर को स्टूडेंट के रियल लर्निंग नीड समझने में हेल्प करता है। और क्लास लेवल असेसमेंट इंक्लूसिव क्लासरूम को और भी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाता है। और रिसोर्स सपोर्ट से असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लान है वो बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से असेसमेंट लर्निंग को मेजर करने के साथ साथ लर्निंग को इम्प्रूव करने का जो टूल है वो भी बन जाता है। इससे बच्चे की नीड्स को समझ सकते हैं और जो उस पर हम काम कर सकते हैं।